हेलो इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग बिजनेसेस पर बात करना चाहते हैं जो भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ये तेज़ ग्रो कर रहे माइक्रो कैप बिजनेसेस हैं जिनमें हमारी समझ से कई पॉजिटिव ट्रिगर्स प्ले आउट हो रहे हैं। हम इन माइक्रो कैप्स का आज इन डेप्थ बिजनेस एनालिसिस करेंगे और इनके हाल ही के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, मैनेजमेंट के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पर डिस्कशन शुरू करने से पहले एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी भी तरह से इन बिजनेसेस पर बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। और क्योंकि ये बहुत ही छोटे बिजनेसेस हैं तो आपको इनमें और सावधानी बरतनी है और अपना एलोकेशन देखकर चलना है अगर आपकी इनमें रुचि आती है। बाकी ऐसा इस वजह से है क्योंकि माइक्रो कैप्स में जब चीज़ें बिगड़ती हैं तो बहुत स्पीड से बिगड़ती भी हैं। इसके साथ ही अब चलिए फटाफट से बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट का पहला माइक्रो कैप या पेनी बिजनेस है सेजल ग्लास। सेजल अलग अलग तरह के ग्लासेस बनाने के बिजनेस में हैं जो आपके रियल एस्टेट और आर्किटेक्चरल वगैरह यूजेस में जाते हैं। ये सुनील सिंघानिया का भी पोर्टफोलियो बिजनेस है। आप यहाँ पर देखोगे कि उनकी इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म अबैकस के जरिए 4.4% की शेयर होल्डिंग है। जैसे आपने अगर ग्लास बिल्डिंग्स या बड़े बड़े ऑफिसेज देखे होंगे तो उनमें जो सब आर्किटेक्चरल ग्लास लगता है, सेजल उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है। सेजल को हम काफ़ी पहले से कवर करते आए हैं और इनके पास 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। एक यूएई में और बाकी 3 यहाँ भारत में, सिलवासा, तलोजा और इरोड में। और ये जो तलोजा और इरोड वाले यूनिट्स हैं, ये इन्होंने जो ग्लासटेक इंडस्ट्रीज़ नाम से कंपनी खरीदी थी, उससे आए हैं। यूएई प्लांट की वजह से इनका 70% बिज़नेस है, वो भारत के बाहर से आता है और उसी कारण से ये स्टॉक आप देखोगे कितना ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है। वॉर की वजह से मार्केट को लगा था कि रिजल्ट्स जो हैं इनके बहुत ख़राब आएँगे। स्टॉक तो आप देखोगे यहाँ पर कि आधा हो गया था। पर सरप्राइज़िंगली यूएई के जो ऑपरेशंस हैं वो स्टेबल रहे और भारत में प्रोडक्शन अच्छा हुआ, तो इनके मार्च क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आए थे और फिर आपका वहाँ से स्टॉक भी काफ़ी तेज़ी से काफ़ी अच्छा रिकवर किया। पर ये देखकर हम आपको ये बोलेंगे ना, आपको माइंड नहीं करना है। आप ऐसे मत सोचो कि अपॉर्च्युनिटी मिस हो गई है, बिकॉज़ उतनी अनसर्टेनिटी में बिना कोई जानकारी के कि कितना बिज़नेस अफ़ेक्ट हुआ है, कितना इनके यूएई ऑपरेशंस इम्पैक्ट होंगे और कितना लंबा वॉर चलेगी, तो एक माइक्रो कैप बिज़नेस में जाने का उस समय वैसे भी कोई सेंस नहीं बनता था, बिकॉज़ हमारे पास तो कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन रहती नहीं है। यूएई बिज़नेस कैसा चल रहा है, हमें खबर मिलती रहे, ये हमको नहीं पॉसिबल था। आप बस ऐसे देखोगे कि स्टॉक गिरा और ऊपर आ गया पुराने लेवल्स पर। हाँ, अगर अपॉर्च्युनिटी मिल जाती तो अच्छा रहता, नहीं मिली तो भी कोई बात नहीं। और अब हम जैसे-जैसे आगे बात करेंगे ना, आपको लगेगा कि इसमें अभी भी काफ़ी अच्छी खासी अपॉर्च्युनिटी है। तो अब चलिए फटाफट से इनके रिजल्ट्स देख लेते हैं। इस पर आप यहाँ पर देखोगे कि जनवरी से मार्च के 3 महीनों में इनकी जो सेल्स हैं क्वार्टर की, वो पिछले साल से बढ़िया 72% बढ़ी हैं। एबिटा मार्जिन 14.5% से बढ़कर 17.5% आई है। मार्जिन एक्सपेंशन बहुत अच्छे से देखने को मिला है और इसे ना ऑपरेटिंग लेवरेज बोलते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में ये जो मार्जिन एक्सपेंशन है, ऑपरेटिंग लेवरेज, यही बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है। फिर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट तो 200% ग्रो करके माने कि 3 गुना होकर 11.5 करोड़ रुपए लगभग आया है। ऐसे ही पूरे साल के लिए इनकी जो सेल्स हैं वो 64% बढ़ी हैं और एबिटा ग्रोथ 88% रही है मार्जिन एक्सपेंशन के चलते। और पूरे साल के लिए इनका जो मुनाफा है वो 29-30 करोड़ रुपए रहा है, 16.5% की एबिटा मार्जिन पर। और सेजल को इंटरेस्टिंग क्या बनाए हुए है कि इनके मैनेजमेंट ने इस साल के लिए ये जो 16.5% हमने आपको मार्जिन बताई है, ये यहाँ से 18% ले जाने की बात की हुई है। मार्जिन्स और बेहतर हो सकते थे, पर वॉर के चलते जो आपके कॉमर्शियल गैस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, उससे साधारण कांच महँगा हो गया है। ग्लास बनाने में गैस का इस्तेमाल रहता है, बिकॉज़ गैस आपकी भट्टी में इस्तेमाल होती है। तो ये ज़्यादातर लगभग 80% कॉस्ट प्रेशर तो पास ऑन कर रहे हैं, थोड़ा हिट हाँ इनको लेना पड़ा है। उसके बावजूद ये जो मार्जिन एक्सपेंशन मैनेजमेंट गाइड कर रहा है ना, वही बहुत अच्छा खासा है और वही अच्छी खासी ग्रोथ लाकर देगा बॉटम लाइन में। और अब जैसे-जैसे वॉर डीएस्केलेट हो रही है, क्या पता अक्टूबर के बाद से इनके मार्जिन्स और भी बेहतर हो जाएँ। और ये मार्जिन एक्सपेंशन के पीछे 2 कारण हैं। एक कि ये फायर प्रूफ, बुलेट प्रूफ और डिजिटल प्रिंट ग्लासेस जैसे हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पर काम कर रहे हैं। ये फायर प्रूफ ग्लासेस का एप्लीकेशन डेटा सेंटर्स में रहता है। और दूसरा जो हमने बताया कि इन्हें ऑपरेटिंग लेवरेज का फ़ायदा मिल रहा है। और जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, इनका कहना है कि इनका इस साल
5 से 7% शेयर रहेगा इनकी सेल्स में, ज़्यादा नहीं। हाँ, अगले साल ये बढ़कर 15 से 20% हो जाएगा। तो हमारे पास अच्छी विज़िबिलिटी है बॉटम लाइन में एक्सपेंशन की। इन्होंने इस साल थोड़ा-सा ब्रॉड गाइडेंस दिया है बिकॉज़ वॉर की अनसर्टेनिटी थी जब मैनेजमेंट ने कॉन कॉल करी थी, तो 25 से 40% सेल्स ग्रोथ का अनुमान दिया था। हमको लगता है कि ये 30% तो अब कर ले जाएँगे और फिर 1 से 2% एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन की बात हो रही है। इसलिए अगर हम इस साल की अंदाज़न वही 25 से 30% ग्रोथ पर अंदाज़ा लेकर चलें तो 500 करोड़ रुपए सेल्स निकल कर आती हैं और 9% हम लोग अगर मोटा-माटम नेट प्रॉफिट मार्जिन लेकर चलें, तो इस साल सेजल आपका 45 करोड़ रुपए का मुनाफ़ा कमा रहा होगा, जो कि इसे फॉरवर्ड बेसिस पर बस 20 का पीई देता है। तो वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो इस बिज़नेस को और इंडिया बिज़नेस ग्रो करने से यूएई पर आगे चलकर डिपेंडेंसी वो आपकी कम होती चली जाएगी। अगले साल ये मिडल ईस्ट और भारत दोनों का बराबर-बराबर 50-50 कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं टोटल सेल्स में। और फिर इसके आगे भी इनके मैनेजमेंट ने एनडीटीवी के इंटरव्यू में बताया था कि ये जो ग्लासटेक के बाद एक और कंपनी खरीदने का सोच रहे हैं फ्यूचर के लिए और उस पर सब बात चल रही है, डेवलपमेंट्स चल रहे हैं। बाकी कंपनी डेट पे करती आई है अपना, तो ओवरऑल सेजल अभी आपका अच्छा पोजीशन में है, डेट रिड्यूस हो रहा है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, मार्जिन्स आपके बेहतर हो रहे हैं और यूएई में भी ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं हुई इन्हें अपने कस्टमर से पेमेंट्स लेने में या पेमेंट्स को लेकर। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो यूएई और भारत दोनों ही मार्केट्स में ग्रोथ भी अच्छी है, डिमांड भी अच्छी आ रही है। तो ये अच्छा बिजनेस है जो आप देख सकते हो बिकॉज़ रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है दोनों मार्केट्स में और जीसीसीज़ आपके आ रहे हैं, माने कि विदेशी कंपनियां यूएई और भारत में अपने ऑफिसेज सेटअप कर रही हैं। तो अच्छी खासी कॉमर्शियल डिमांड है। ये जो आर्किटेक्चरल ग्लास वाला ये पूरा सेगमेंट है, ये भी अच्छा कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा बिजनेस जो हम कवर करेंगे वो है यश हाई वोल्टेज और इस बिज़नेस को भी हम लोग काफ़ी समय से स्टडी करते आए हैं। यश हाई वोल्टेज आपका एक ट्रांसफार्मर एंसिलरी बिज़नेस है, माने कि ये ट्रांसफार्मर में लगने वाला एक पार्ट बनाते हैं। यश बेसिकली आपका बुशिंग्स जो होते हैं, वो मैन्युफैक्चर करता है। आपने कभी किसी ट्रांसफार्मर में नोटिस किया होगा, तो ऐसे पार्ट्स आपने देखे होंगे, इन्हें ही बुशिंग्स बोलते हैं और इनके जो ज़रिए करंट ट्रांसफार्मर में एंटर और फिर एग्ज़िट करता है। बेसिकली बुशिंग्स करंट के लिए एक सेफ पैसेज प्रोवाइड करते हैं और एंश्योर करते हैं कि करंट जो है आपका ट्रांसफार्मर के बाकी जो भी क्रिटिकल पार्ट्स हैं, कोर हो गया, बॉडी हो गया, वहाँ पे फैल कर उन्हें डैमेज ना कर दे। और किसी ट्रांसफार्मर में लगभग 5% जो कॉस्ट होती है वो बुशिंग्स की रहती है। इसलिए यश हाई वोल्टेज आपका ट्रांसफार्मर सेक्टर के लिए एक अच्छा प्रॉक्सी बेट हो गया एक तरह से कि जैसे-जैसे ट्रांसफार्मर सेक्टर ग्रो करेगा, वैसे-वैसे ये बिज़नेस भी ग्रो करेगा। और आप सुनते ही आए होंगे कि डेटा सेंटर्स और ग्रीन एनर्जी वगैरह के आने से ट्रांसफार्मर्स भी अभी काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड में हैं। और बुशिंग्स आपका एक स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर वाला मोटेड सेगमेंट है। मोटेड इसलिए क्योंकि पावर कंपनियां जल्दी नए सप्लायर्स को अप्रूव करती नहीं है बिकॉज ट्रांसफार्मर आपका एक काफ़ी क्रिटिकल प्रोडक्ट है और जो भी उनके काफ़ी समय से ट्रस्टेड सप्लायर्स चले आ रहे होते हैं या मार्केट में जो भी पुरानी कंपनियां होती हैं उन्हीं को ही प्रेफरेंशियली ऑर्डर्स मिलते हैं। इस मार्केट में आपके फिर प्लेयर्स भी काफ़ी कम ऑपरेट करते हैं, जैसे ग्लोबल लेवल पर हिताची, ट्रेंच, जीई, जनरल इलेक्ट्रिक लगभग 80% मार्केट कंट्रोल करते हैं। और इंडियन मार्केट की बात करें तो यश हाई वोल्टेज आपका सीजी पावर, भेल और फिर एमआईएम और टीएलसी करके कंपनी है, उनसे कॉम्पीट करता है इन चारों से। और अभी इसमें टीएआरआईएल वो ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया भी अपनी खुद की बुशिंग कैपेसिटी लेकर आ रहे हैं। तो आप मोटा-माटन देख रहे होंगे कि डोमेस्टिक मार्केट में भी मुश्किल से 5 से 6 प्लेयर्स ही हैं। और हमारा प्रेफ़रेंस रहता है कि हम पर्सनली वो कंपनियाँ स्टडी करें जिनके पास कोई मोट हो या कोई स्ट्रैटेजिक एडवांटेज हो और यश हाई वोल्टेज आपका इन सभी पैरामीटर्स को मीट करता है। इनके पास अभी 245 किलोवाट तक के छोटे ट्रांसफार्मर्स की बुशिंग्स बनाने की एक्सपर्टीज़ है और ये भविष्य में 550 केवी तक के बड़े ट्रांसफार्मर्स के लिए अब बुशिंग्स बना रहे होंगे। उसके लिए केपेक्स कर रहे हैं जो इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। अब इनके रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो यश हाई वोल्टेज आपका एक एसएमई बिज़नेस है, तो रिजल्ट्स इनके साल में 2 बार आते हैं। H2 में माने कि अक्टूबर से मार्च के महीनों में इनकी सेल्स पिछले साल से 46% बढ़कर 135 करोड़ रुपए हो गई हैं। इसी दिशा में एबिटा भी इनका 60% बढ़ा है। H2 अक्सर ट्रांसफार्मर बिज़नेसेस के लिए अच्छा रहता है। तो इस क्वार्टर सॉरी इस H2 में मार्जिन्स इनके अच्छे आए हैं। एबिटा मार्जिन आप देखोगे, यहाँ पर कि 25% से 27.5% बढ़कर आई है
जिसके चलते इनका नेट प्रॉफिट पिछले साल से 58% ग्रो किया है और साल के 6 महीनों में अब इनका 24 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट आया है या इन्होंने मुनाफा कमाया है। और H1 में इनकी जो सेल्स ग्रोथ थी वो 76% आई थी, इसलिए वैसे आप देखोगे तो H2 में थोड़ा-सा स्लो डाउन लगेगा, पर ओवरऑल फुल फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर रिजल्ट्स अच्छे ही रहे हैं। और FY26 में इनकी यहाँ पर एबिटा मार्जिन आप देखोगे 25.7% रही है और इनका इस साल 25% के आसपास मार्जिन रखने का गाइडेंस रहेगा। और बाकी ग्रोथ वाइज तो ये बहुत बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। इनका मैनेजमेंट तो अगले 5-6 साल तक 40 से 45% CAGR से ग्रो करने की बात करता है और सेक्टर में टेलविंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमको हल्का-सा इनके रिजल्ट्स को लेकर शंका थी कि ये जो बुशिंग्स होती हैं, ये भी आपकी भट्टी में बनती हैं, तो इसलिए मार्जिन्स को लेकर हम श्योर नहीं थे। पर इनके मैनेजमेंट ने बताया कि ये जो कॉस्ट प्रेशर है, ये भी आराम से ये पास ऑन कर पा रहे हैं बिकॉज़ अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा पा रहे हैं, तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है और ग्रोथ पर भी ये आपका बहुत ज़्यादा बुलिश हैं और जो टोन है वो आपकी टोन से भी काफ़ी आपको पता लगता है। और इसका जो मेन कारण क्या है कि प्राइसेज़ उन्होंने ईज़िली पास ऑन कर दिए हैं, जो दाम बढ़ा है रॉ मटेरियल्स का और फिर ये जो ग्रोथ आ रही है, तो इसका मेन कारण क्या है कि बुशिंग्स मार्केट आपका शॉर्ट सप्लाई में है और उसका इन्हें एडवांटेज मिल रहा है। डिमांड आपकी ज़्यादा है और उतना सप्लाई नहीं है और बुशिंग्स भी आपकी 2 टाइप की होती हैं, OIP और RIP। मार्केट आपका धीरे-धीरे RIP पर शिफ्ट हो रहा है। रेज़िन इम्प्रेग्नेटेड पेपर बुशिंग हाई मार्जिन्स आपकी रहती हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 95% RIP कोर्स जो हैं, वो भारत में अभी बाहर से इम्पोर्ट होते हैं। पर ये अपनी खुद की कैपेसिटी ला रहे हैं। उसके बाद ये USA, यूरोप और मिडल ईस्ट में एक्सपोर्ट्स अपने टारगेट कर रहे होंगे, वहाँ की कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई कर रहे होंगे। तो कंपनी आपकी इम्पोर्टर से एक्सपोर्टर हो जाएगी और ऐसे में आगे चलकर यश के मार्जिन्स भी बेहतर होते चले जाएँगे और हमें इस बिज़नेस में ग्रोथ के साथ-साथ अच्छा मार्जिन एक्सपेंशन भी देखने को मिलेगा। बिकॉज़ एक तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन आएगा और उसमें भी ये लोग एक्सपोर्ट मार्केट टारगेट करेंगे, जहाँ पे मार्जिन्स बेहतर होते हैं। और इनके पास अभी 9 से 10,000 बुशिंग्स बनाने की कैपेसिटी है हर साल, जो अभी कुछ ही समय में नियर फ्यूचर में बढ़कर आपकी 15,000 यूनिट्स की हो जाएगी और उसमें ये इस साल के लिए 65% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन टारगेट कर रहे हैं। बाकी एक माइक्रो कैप बिज़नेस होते हुए भी यश हाई वोल्टेज के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.2 है और FY26 में कंपनी का 22.5% का ROE और ROCE आपका 25% रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये भविष्य में RIP बुशिंग्स एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, तो हमें आगे चलकर मार्जिन एक्सपेंशन भी होता हुआ दिखेगा। और यश का वैल्यूएशन आपको थोड़ा-सा प्रीमियम लगेगा, खासकर रीसेंट रन अप के बाद 65 के पीई पर ये बिज़नेस आ गया है। पर इस बिज़नेस में ग्रोथ एक तो बहुत अच्छी है और आपका जो पूरा पावर इक्विपमेंट सेक्टर है, वो भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। जैसे CG पावर से लेकर क्वालिटी पावर सभी जगह आप देखोगे कितना तेज़ी से ऑर्डर्स आ रहे हैं। और पहले इन्होंने 35% CAGR से ग्रो करने का अनुमान दिया था। ग्रोथ गाइडेंस भी आपकी बढ़ाई है, वो टोन में शिफ्ट है और मार्जिन एक्सपेंशन भी यहाँ एक ट्रिगर है जो हमें अगले साल से देखने को मिलेगा। तो यश हाई वोल्टेज एक अच्छा हाई ग्रोथ प्रॉक्सी स्टॉक है पावर सेक्टर के लिए, जिसे आप एक बारी खुद से स्टडी कर सकते हैं। और इन्होंने हाल ही में फंड रेज़ की तैयारी भी शुरू कर दी है। मार्केट से प्रेफ़रेंस शेयर्स और वारंट्स के मिक्स से ये 151 करोड़ रुपए उठा रहे होंगे, जो ये अपनी RIP बुशिंग कैपेसिटी के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ओवरऑल सब चीज़ों पर हम बोलेंगे कि यश हाई वोल्टेज अभी अच्छा एक बिज़नेस है। पर आप समझिए कि यश हाई वोल्टेज तो बस आपका एक यूनिक बिज़नेस हो गया जो अभी अच्छा कर रहा है या हाल ही में जो अच्छा किया है। अगर आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, तो आपको ऐसे कई सारे यूनिक स्ट्रॉन्ग मॉडल्स को ट्रैक करना पड़ेगा, जो अन्य कंपनियों से बेहतर हों। पर ऐसे स्पेशल बिज़नेस मॉडल्स को ढूँढने में, स्टडी करने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है और एक आम रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल भी नहीं है कि इतना सारा समय देकर अलग-अलग सेक्टर्स और कंपनियों को इतना इन डेप्थ स्टडी कर पाए। फिर एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो फिर आपको टाइमली बेसिस पर रिजल्ट्स और जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वो ट्रैक भी करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने लेकर छोड़ दिया। ये जो बाय एंड फॉरगेट है ये आपका स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में नहीं चलता है और खासकर इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहाँ पर हम 75 से ज़्यादा अच्छे-अच्छे बिज़नेस मॉडल्स को आपके लिए क्लोज़ली ट्रैक करते हैं। उनके बिज़नेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आए हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। और यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। पर याद रहे ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें आपके 2 प्लान्स हैं। ₹6000 का 6 महीने के लिए
और 10,000 रुपए का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपका जो महीने का रेट है वो बस 1,000 रुपए पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट और कम बस 850 रुपए पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना आप नीचे दिए हुए लिंक से भी हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी जॉइन कर सकते हैं। वापस से हम अपने डिस्कशन पर आते हैं। अगला बिज़नेस जो हम कवर करेंगे वो है टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्रीज़। टेम्बो एक इंटरेस्टिंग अपॉर्च्युनिटी है जहाँ हमें मैन्युफैक्चरिंग मिक्स या प्रोडक्ट मिक्स बदलता दिख रहा है। ये अब तक लो मार्जिन टेक्सटाइल बिजनेस में रहे हैं, पर अब ये हाई मार्जिन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, डिफेंस और सोलर सेक्टर्स में एंटर कर रहे हैं। FY26 माने कि पिछले साल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का लगभग 40% शेयर रहा है सेल्स में और इस साल टेक्सटाइल से बस 10% बिजनेस एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं। आपका जो 75% रेवेन्यू शेयर है वो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का रहेगा और बाकी सोलर और डिफेंस बिजनेसेस का। सोलर बिजनेस में इन्होंने 28 साइट्स एक्वायर की थी, जिनमें से 7 से 8 सोलर प्लांट्स इन्हीं 2 से 3 महीनों में नेक्स्ट चालू हो जाएंगे। बाकी के ये फिर अगले 6 से 7 महीनों में शुरू कर देंगे। और जो आपका डिफेंस बिजनेस है उस पर हम लोग आगे बात कर रहे होंगे थोड़ा डिटेल में। अभी के लिए पहले इनके रिजल्ट्स देख लेते हैं और अन्य चीज़ों पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि मार्च क्वार्टर में इनकी सेल्स पिछले साल से 26% बढ़कर 346 करोड़ रुपए हो गई हैं। मार्जिन एक्सपेंशन भी देखने को मिला है। एबिटा मार्जिन 10.5% से 11.3% हो गई है। पैट लेवल मार्जिन्स और भी ज़्यादा बेहतर हुए हैं। कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज का फ़ायदा मिल रहा है और आपको Q4 हल्का सा डल लगेगा, पर फुल ईयर के बेसिस पर आप देखोगे तो इन्होंने अपनी गाइडेंस को मीट किया है अच्छे तरीके से। इनका इनिशियली 800 करोड़ रुपए का टॉप लाइन का गाइडेंस हुआ करता था, पर ये उसे इंक्रीज़ किए थे 1100 करोड़ रुपए तक और आप देखोगे यहाँ पर कि 1090 करोड़ रुपए ये कर ले गए हैं और पैट मार्जिन आपकी 9% आई है। इस पर मैनेजमेंट इस साल के लिए 10% पैट मार्जिन और 30 से 40% सेल्स ग्रोथ टारगेट कर रहा है। पर फिर आपके मन में भी एक प्रश्न आएगा कि जब सब इतना अच्छा है तो टेम्बो इतना करेक्ट क्यों हुआ है? जैसे आप देखोगे तो ये अपने 905 रुपए के ऑल टाइम हाई से लगभग 35% करेक्ट होकर अभी बस 11-12 के पीई पर मिल रहा है। और इसके पीछे का कारण क्या है कि इनका जो डिफेंस बिजनेस है वो पूरा लगभग आपका 1 साल डिले हुआ है। जो ये इस साल FY27 में सेल्स और प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब सब अगले साल के लिए ये बोल रहे हैं कि वो अगले साल में आएगा। ऑल्दो इंजीनियरिंग डिवीजन अपने आप में अच्छा कर रही है, पर ये डिफेंस सेगमेंट को लेकर मार्केट को एक्सपेक्टेशंस थी और अभी मार्केट वो थोड़ा भरोसा नहीं कर पा रहा है कि ये डिफेंस सेगमेंट फिर से ना डीले हो जाए। पर अगर वो अपडेटेड टाइमलाइन के अकॉर्डिंग इस साल के अंत तक भी शुरू हो जाए तो भी चांदी हो जाएगी। इनको स्मॉल आर्म्स का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिल गया था जब हमने लास्ट टाइम टेम्बो को कवर किया था। स्मॉल आर्म्स में पेट्रोल, रिवॉल्वर्स, राइफल्स आपके ये सब आते हैं और फिर अभी अप्रैल में इनका एम्यूनिशन माने कि गोलियों का भी लाइसेंस अप्रूव हो गया है। ये डिफेंस बिजनेस में मार्जिन्स बहुत अच्छे रहेंगे, 30% के आसपास पैट लेवल पर और अगले साल ये 400 करोड़ सेल्स पर कम से कम 120 करोड़ मुनाफा बना सकता है। माने कि सिर्फ ये डिफेंस बिजनेस के आने से या डिफेंस डिवीजन के आने से इनका मुनाफा डबल हो जाएगा कंपनी लेवल पर वो हमें देखते रहना है। इसलिए 10-11 के पी पर हमें अपसाइड तो बहुत दिखती है और डाउनसाइड आपकी काफ़ी प्रोटेक्टेड है, पर ये भी है आपके प्लान्स डिले हुए हैं जो मार्केट को अच्छा नहीं लगता है। बाकी जो इनका सबसे बड़ा डिवीजन है इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस का, उसमें इनका नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चालू हो गया था, उसमें ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इन्हें कुवैत में एक बड़ा 300 करोड़ रुपए का ऑर्डर भी मिला है। इंजीनियरिंग में टेम्बो आपका अलग-अलग तरह के EPC प्रोजेक्ट्स लेता है मेरीन, पोर्ट्स, ऑयल एंड गैस वगैरह सेक्टर्स में और इन्हीं में इस्तेमाल होने वाले आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स की इनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जो इन्होंने अभी हाल ही में बढ़ाई है। कैपेसिटी आपकी 18,000 मेट्रिक टन से बढ़कर सीधा अब 1,18,000 मेट्रिक टन्स हो गई है। EPC ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर कोई ऐसा सच दिक्कत नहीं है। मल्टीपल ऑर्डर विन्स रहे हैं, पिछले क्वार्टर अदानी का था, अभी ये कुवैत वाला ऑर्डर हो गया। तो टेम्बो भी एक इंटरेस्टिंग अंडर वैल्यूड बिजनेस लगता है हमें। हाँ, Q2 के बाद से अक्टूबर वगैरह से और श्योरिटी हो जाएगी कि जैसे-जैसे डिफेंस प्लांट की कमेंसमेंट डेट पास आएगी, तो हमें पता चलेगा कि वो ऑन प्रोग्रेस है कि नहीं और कई सारे ट्रिगर्स रहेंगे यहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन से लेकर इनका डिफेंस बिजनेस
तो आप इस बिज़नेस को खुद से स्टडी कर सकते हो। पर हाँ, अभी के लिए बहुत ज़्यादा आप इस पर बुलिश मत होना। समय के साथ हमें पता चलेगा कि ये ऑन ट्रैक है कि नहीं है। और वही माइक्रो कैप्स में चीज़ होती है कि आपको ओवर टाइम पता चलता है कि बिज़नेस में पोटेंशियल है कि नहीं है। आप बिज़नेस के साथ अपना एलोकेशन ग्रो करते हो, इंस्टेड कि पहले ही दिन आपने खूब सारा पैसा झोंक दिया और फिर आप देखते हो कि मैनेजमेंट वो गाइडेंस को मीट नहीं कर पा रहा है या कोई प्रॉब्लम्स आ गई और फिर आपको वो लॉस हिट लेना पड़ता है। चौथा और आखिरी बिज़नेस जो हम स्टडी करेंगे वो है ईवी टू व्हीलर प्लेयर ज़ीलियो। ज़ीलियो आपका सब 50,000 रुपीज़ कैटेगरी में ऑपरेट करता है, जिसमें ये टियर 2, टियर 3 मार्केट्स के लिए कम पावर वाले लो स्पीड ईवी स्कूटर्स सेल करते हैं। और ज़ीलियो का प्रोपोज़िशन क्या है कि कस्टमर अपनी डेली की ज़रूरत के हिसाब से ईवी खरीदता है। हर किसी को 1 डेढ़ लाख का ना स्कूटर चाहिए और ना वो अफ़ोर्ड कर सकता है। उदाहरण के लिए अगर किसी का बस डेली का शॉर्ट कम्यूट है ऑफ़िस का, या किसी स्टूडेंट को बस स्कूल और ट्यूशन्स जाने के लिए स्कूटी चाहिए, तो ज़ीलियो ने इन्हीं यूज़ केसेस के अराउंड अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया है। जैसे इनके पास 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड से भी कम की भी रेंज है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशंस और लाइसेंस नहीं चाहिए होते हैं। और ये लो स्पीड सेगमेंट लार्जली आपका अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। अलग-अलग स्टेट्स में कई सारे छोटे-छोटे प्लेयर्स हैं इसमें, और ज़ीलियो इस कैटेगरी में एज़ अ ब्रांडेड ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर इमर्ज हो रहा है। पिछले साल भारत में जैसे आपके लगभग साढ़े 19 लाख टोटल ईवी सेल हुए थे, जिसमें से 8 लाख लो स्पीड थे। इस साल मार्केट मान लेते हैं 15 से 20% ग्रो करता है, तो 11 से 12 लाख टू व्हीलर्स का मार्केट बन रहा होगा। इसमें ज़ीलियो ने पिछले साल लगभग आपके 70,000 से ज़्यादा यूनिट्स बेचे थे, और इस साल ये 75 से 80% ग्रो करके लगभग आपका 1,25,000 ईवी टू व्हीलर बेचने का ट्राई करेंगे। तो अगर ये कर ले जाते हैं, ज़ीलियो का अबाउट 10% मार्केट शेयर बन जाएगा इस सेगमेंट में। इनका अभी फ़रवरी में नया प्लांट चालू हुआ था। अब कुल इनके पास पैन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग बेस बिल्ड हो गया है। इनका सेंट्रल इंडिया में हरियाणा में, गुजरात के पटन में, और फिर इधर कटक उड़ीसा और साउथ में कोयंबटूर में बेस हो गया है, जो इन्हें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बचाने में मदद करेगा। और अब ये पैन इंडिया सारे ज्योग्राफीज़ को कैटर कर पाएँगे। और ये सबसे कुल मिला के इनके पास 2,40,000 ईवीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हो गई है, और इसमें 24,000 जो आपके यूनिट्स हैं, वो ईवी थ्री व्हीलर की कैपेसिटी है, जिसके लिए ये सेपरेट टीम बिल्ड किए हैं, ताकि इनका जो मेन टू व्हीलर ईवी वाला बिज़नेस है, वहाँ से फ़ोकस ना हटे। बाकी रिज़ल्ट्स भी इनके स्ट्रॉन्ग रहे हैं। सेल्स आप देखोगे H2 में 76% बढ़ी हैं, एबिट आपका 62% ग्रो किया है, और नेट प्रॉफ़िट में 81% ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये आपके अच्छे नंबर्स हैं। इन्होंने अपनी पिछले साल की जो गाइडेंस थी, उसको मीट किया है। और इसमें थोड़ा पुश ईरान यूएस वॉर की वजह से जो पेट्रोल की शॉर्टेज को लेकर अफवाहें फैली थी, उसका भी रहा है। और इनकी इस साल की जो ग्रोथ गाइडेंस है, उस पर तो हमने बात कर ली है कि ये 75 से 80% ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं, 1,25,000 यूनिट्स। हाँ, H1 इनका थोड़ा-सा हल्का या कमज़ोर-सा जा सकता है, क्योंकि ये आप देखो टियर 2 और रूरल फ़ोकस्ड ज़्यादा हैं, और जो मेन एल नीनो की वेव आ रही है ना, उससे मॉनसून्स आपके डिले हो जाएँगे। तो ऐसे में आपकी रूरल डिमांड थोड़ी डिले हो सकती है, तो वो एक चीज़ है, पर देखा जाएगा कैसे नंबर्स आते हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म आउटलुक ईवी स्पेस का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आज से 1 डेढ़ साल पहले जो आप देखोगे ईवी की लहर आई थी, वो क्या थी, वो आपकी पूरी सब्सिडीज़ लेड थी। बीच में थोड़ा स्ट्रेस भी आया, पर अब ये सेगमेंट फिर से बूम कर रहा है। पहली एडॉप्शन की जो वेव थी, वो सब्सिडी लेड थी, पर सब्सिडीज़ अब काफ़ी कम हो गई हैं या हट गई हैं। अब प्रॉपर से आपकी एक्चुअल रियल डिमांड आ रही है, और वो भी मास स्केल की। मार्केट आपका अर्ली स्टेजेस से निकलकर मैच्योर होने लगा है, और आप देखोगे ज़ीलियो इतने छोटे बेस पर भी आपका ग्रो करते हुए प्रॉफिटेबल रहा है। जबकि आप देखोगे बाकी आपके जो सभी प्लेयर्स हैं, वो आपके लॉसेस में रहे हैं। तो ये एक अच्छा बिज़नेस है जिसे आप देख सकते हो। बाकी अंत में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। आप हमें अपने लाइक्स से, अपने सब्सक्राइब से सपोर्ट करोगे, तो हम रेगुलर बेसिस पर आपके लिए ऐसे वीडियोज़ ला पाएँगे। और साथ ही आप ये भी देखोगे कि ये माइक्रो कैप्स में भी बहुत स्पेशल बिज़नेसेस हैं, तो इनमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप अपने लाइक्स और सब्सक्राइब से सपोर्ट करो। इसके साथ ही मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।